Yes, friends, class 11 CBSE students, Mastan. Yeah, the boys are thinking themselves to be Mastan. And the girls, they are busy with, मैं beautiful लग रही हूँ कि नहीं? Fine. So all you beautiful people, economics, CBSE और कैसे पढ़ते हैं हम लोग, ये है किताब. ये किताब black and white, right? Very boring. I know that. ये किताब इस तरीके से कौन पढ़ना चाहता है? मैं नहीं चाहता था कभी, बट मजबूरी थी. स्कूल में वैसे ही पढ़ाया जाता था. बट आज दोस्तों, आपके लिए BACA क्लासेस लेकर आया है ऐसा सिचुएशन जहां आप विजुअल्स, टेक्स्ट बुक जो होता है ना, टेक्स्ट ब्लैक एंड वाइट टीवी का जमाना तो बहुत पहले खत्म हो गया. अब तो है जमाना कलर टेलीविजन का. सो लेट मी इंट्रोड्यूस कलर इन योर लाइफ. कलर मतलब रंग, और आपका प्रोफेसर का नाम है बजरंग. आजकल के हम स्टूडेंट्स जो हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें नंबर चाहिए, मार्क्स चाहिए, एग्जाम्स का फोकस है. दोस्तों, एग्जाम में तो पास हो जाओगे, अगर जिंदगी में फेल हो गए तो वो एग्जाम में पास होकर क्या करोगे? सो BACA क्लासेस का एक मोटो है, preparing you for the university exams and also preparing you for the universe. बहुत सारे अच्छे अच्छे विद्वान IIT में जाके सुइसाइड कर ले रहे हैं. बहुत सारे आपके बड़े भाई लोग जो CA कर रहे हैं, मेरे पास आके बोलते हैं, भैया मैं क्या करूं, मन कर रहा है मर जाऊं. वैसा सिचुएशन अगर जिंदगी में आ जाए तो ये एकेडमिक्स हेल्प नहीं करेगा दोस्तों. हेल्प करेगा आपको जिंदगी का नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स. तो मैं दोनों को ब्लेंड करते हुए पढ़ाना चाहता हूं कि जब आप यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी के साथ आपका जाती जीवन, डे टू डे जिंदगी कैसे कनेक्टेड है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. कई बार ऐसा लगता है स्टूडेंट्स को कि बस ये CBSE के एग्जाम्स खत्म हो जाए तो ये पाप धुल जाए. पढ़ाई बन गया एक पाप कि बस कॉलेज में जाएंगे, उसके बाद तो पढ़ाई करना नहीं है. तो मैं उन बच्चों को भी एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं जिनको लगता है कि ये एजुकेशन एकदम बोरिंग है, इससे मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है. मैं कोशिश करूंगा कि हर एक पल जो आप क्लासरूम में मेरे साथ स्पेंड कर रहे हो, हर एक पल आज के आज, अभी के अभी आपको रिवॉर्डिंग लगे. व्हेन वी पोस्टपोन आवर हैप्पीनेस फॉर द फ्यूचर, वो फ्यूचर कब आएगा, कब मैं CA बनूंगा, कब मैं MBA बनूंगा, उस दिन मैं खुश होऊंगा. इस टेंडेंसी पे मैं अपना जिंदगी नहीं जीता हूं दोस्तों. तो आज के आज, अभी के अभी, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, आपको अभी के अभी अगर खुशी मिले तो शायद मजा आने वाला है. तो आइए बात शुरू करते हैं. इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो उस समय इकोनॉमी का क्या हाल था? सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आना चाहिए कि ये इकोनॉमी का जो बात हो रहा है, ये इकोनॉमी एक्चुअली है क्या? ये अंग्रेजी में कुछ लिखे हुए हैं स्क्रीन पर, ये आप आराम से पढ़िए. 2 मिनट बाद पढ़िएगा. मैं जो बोलना चाहता हूं उसे पहले सुनिए. इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी बात करता है पैसे की. इकोनॉमी बात करता है किसी देश में कितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ, किसी देश में कितने सर्विसेज प्रोड्यूस हुए. सो इकोनॉमी इज ऑल अबाउट, मिक्स करते हैं हम लोग गुड्स को, सर्विसेज को, पैसे को. कौन से देश में कितना पैसा है, उसका नेशनल इनकम क्या है, ये सब बात करते हैं इकोनॉमिक्स में. और ये सब का चर्चा आज करने जा रहे हैं कि 1947 में इंडियंस, हमारे देशवासी, भारतवासी का क्या कंडीशन था. क्या वो एग्रीकल्चरल भी सही तरीके से, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस भी करने के सिचुएशन में थे या ना थे?
गुड्स बनाने के लिए दोस्तों चाहिए होता है इंडस्ट्री। क्या उस समय हमारे देश में इंडस्ट्री थी या नहीं थी? सर्विस, कितने टीचर्स थे, कितने डॉक्टर्स थे, कितने लॉयर्स थे उस जमाने में 1947 में? आज के दिन में बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, बहुत सारे लॉयर्स हैं, बट आज का बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं 1947 का। और दोस्तों 1947 का बात करें तो मैं तो ये बोलूंगा कि उससे 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले की बात को अगर हम नहीं समझें तो 1947 की बातें नहीं समझ में आने वाली है। थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊंगा। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा देश हमेशा से गरीब था। उन लोगों को खास करके ये बताना चाहता हूं, हमारा देश ये लास्ट 260 सालों में गरीब हुआ है। 260 ईयर्स, उसमें 200 साल तो अंग्रेजों का बहुत 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 बड़ा हाथ है। सब कुछ लूट लिया उन्होंने, सब कुछ। ये चैप्टर आज बताएगा आपको। ये इकोनॉमिक्स को सिर्फ क्वेश्चन आंसर करके मत पढ़ो कि एग्जामिनेशन में जाना है और बस लिख कर आना है। महसूस करने की बात है बॉस। कैसे हमारे पूर्वज अंग्रेजों की गुलामी करते करते कैसे वो चले गए ऊपर। क्या उन्हें इंसाफ भगवान दिया? वी पीपल आर गॉड फियरिंग पीपल, वी पीपल इन इंडिया आर पीस लविंग पीपल। और विश्वास करो, ये पीस लविंग एंड गॉड फियरिंग टेंडेंसी के कारण ताकत तो बहुत थी जुल्म को बर्दाश्त करने की, और किया भी हमारे पूर्वजों ने। मगर अंग्रेजों का क्या कहना है, मैं आपको दिखाऊंगा 1907 का एक आर्टिकल, जो लिखने वाला है एक ब्रिटिशर, और वो क्या कह रहा है कि कैसे इंडियंस को मूर्ख बनाया गया है और कैसे इंडियंस कावर्ड है, कमजोर है। एक्चुअली हम कमजोर नहीं थे। हमारे देश में जन्म लिया था महावीरा ने, हमारे देश में जन्म लिया था गौतम बुद्ध ने। उन्होंने हमें सिखाया था अहिंसा, नॉन इंजुरी टू एनीवन। हमारा देश बहुत इवॉल्व था। हमारे देश में डकैत नहीं थे। ब्रिटिशर्स लोग जाकर लिख कर गए हैं कि आई वेंट टू इंडिया एंड आई कुड नॉट फाइंड एनी थीफ रॉबर। घरों पर गोल्ड कॉइन्स पड़े रहते थे और इंडियंस को काउंट करना भी नहीं आता था कि उनके घर पे कितने गोल्ड कॉइन है। दोस्तों इमेजिन करो, देयर वर नो थीव्स। कोई डर नहीं था कि हमारा पैसा कोई ले जाएगा। इस लेवल का कल्चरल हेरिटेज, इस लेवल का सोच था हमारे देश में कि ये जो मेरा है उस पर कोई और बुरा दृष्टि नहीं डाल सकता है, नहीं डालेगा, क्योंकि वो धर्म के विरुद्ध है। इतना बड़ा धार्मिक केंद्र हुआ करता था इंडिया। कभी इंडिया को नहीं समझ में आया, भारत को कभी नहीं समझ में आया। इंडिया नाम भी जो है ये भी ब्रिटिशर का है दोस्तों, नाम था भारत। भारत नाम का भी जो स्पेसिफिक मीनिंग है ये किसी और दिन बताएंगे आपको। आज बात करना है अंग्रेजों की। एंड ये अंग्रेज क्या किए, इनका कहना है, इन अंग्रेजों का एक ही कहना है कि देखो हम जिस जगह जाके राज किए, हम अगर नहीं करते तो वो देश कमजोर हो जाता। उस देश को हमने कुछ ठीक किया है। ब्रिटिशर, उन्हीं के एक देश के वासी ने लिखा है 1907 में कि अगर कोई भी अंग्रेज ये बोल रहा है कि नहीं हमने इंडिया को सुधारा है, एकदम गलत है। वो अकाउंट हम आपको पढ़वाएंगे। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ नॉलेज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। वेल्थ क्या है? ये जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं यही वेल्थ है। जो सॉइल है हमारे देश में वो भी वेल्थ है। इंडिया इज अ कंट्री विद लॉट ऑफ रिचनेस बट विथ पुअर पीपल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये आप जो देख रहे हो स्क्रीन पर, ये भाई साहब कौन है? ये भाई साहब है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, क्लास 6-7 में वी हैव स्टडीड अबाउट हिम कि क्रिस्टोफर कोलंबस घर से निकला, उस जमाने में उसने सुन रखा था इंडिया,
भारत, बहुत पैसा है वहां पर, भारत के पास इतना बिजनेस है, मैं भी भारत जाऊंगा। बट कंपास ने धोखा दिया उसे, भारत तो नहीं पहुंच पाया और पहुंच गया अमेरिका। तो ये अमेरिका का डिस्कवरी, आज जिस अमेरिका को हम बोलते हैं कि अमेरिका द ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ये अमेरिका तो हुआ ही नहीं करता था दोस्तों। उस जमाने में जब अमेरिका नहीं हुआ करता था, या उसका कोई वजूद नहीं हुआ करता था, ऐसा बोलना शायद ज्यादा ठीक रहेगा, उस जमाने में भारत का वजूद था। दूर दूर से, 7 समंदर दूर से लोग भारत की कल्पना करते थे कि अगर मैं भारत पहुंच जाऊं, आज तो हवाई जहाज है, आप एयर टिकट कटाया न्यूयॉर्क पहुंच गए या लंदन से इंडिया आ गए। मैं बात कर रहा हूं 1492 की। 1492 में समुंदर में एक छोटा सा शिप पर सवार होकर, इमेजिन द पैशन, यस मुझे कुछ भी करके देश, भारत देश पहुंचना है। वहां पर व्यापारी है, भारत का कपड़ा सब जगह जाता था, भारत का ज्वेलरी सब जगह जाता था, भारत का हैंडीक्राफ्ट कहां नहीं जाता था। एंड लोग बोलते थे यू नो दिस इज फ्रॉम इंडिया, ये भारत का प्रोडक्ट है। आज का दिन रिवर्स हो गया दोस्तों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता कि हम जापान, यूएसए, चाइना, मेड इन चाइना, ये सब के प्रोडक्ट से हम बहुत ज्यादा प्रभावित है। बट एक टाइम ऐसा था कि वर्ल्ड का मेजर एक्सपोर्ट इंडिया कर रहा था। पूरे वर्ल्ड में अगर एक्सपोर्ट करने वाला कोई देश था तो वो हमारा देश था, ये समझना जरूरी है। ये देखिए, इन सर्च ऑफ वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ इंडिया, क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका बाय एन एक्सीडेंट। ऊपर में एक और चीज है, कॉलोनियल इंडिया। कॉलोनियल इंडिया दोस्तों, कॉलोनियल इंडिया, ये कॉलोनियल इंडिया से क्या समझ में आता है? कोई बाहर के देश के व्यक्ति हमारे देश इंडिया, भारत पर आके अपना कब्जा जमा लिए, एक कॉलोनी बना लिए अपने इंडिया को, और वहीं से बिजनेस करना स्टार्ट कर दिए। भारत देश से बहुत पोर्टुगीज सबसे पहले आए, दे वांटेड टू डू बिजनेस। आइए आपको कहानी सुनाते हैं आगे। ठीक उससे 6 साल बाद हमारे देश पर पहुंचे पोर्चुगीज। पोर्चुगीज पहुंचे 1498 पे, और वो क्या चाहते थे? वो साथ में लेकर आए अपना धर्म हमारे देश में, और वो लाने वाले कौन थे? फ्रांसिस जेवियर। आज के दिन में हमारे देश में सेंट जेवियर्स कॉलेज, ही इज द फाउंडर ऑफ सेंट जेवियर्स कॉलेज। जेसुइट्स का फाउंडर यही है, सेंट फ्रांसिस जेवियर। इंडिया में जितने भी कैथलिक्स हैं, दे ऑल हैव ग्रेट रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस फॉर सेंट फ्रांसिस जेवियर। एंड यस, your teacher is also from St. Xavier's College, Calcutta. So I salute St. Francis Xavier's. Thank you, sir. Thank you, father. आगे बढ़ते हैं। After 163 years, Portuguese people हमारे देश में एकदम मस्त सेटल्ड है, अब खा रहे हैं, पी रहे हैं, बना रहे हैं। 163 साल बाद क्या होता है? पोर्चुगल एंड स्पेन, दे आर एट वॉर। पोर्चुगल को चाहिए मदद, और पोर्चुगल जा पहुंचा ग्रेट ब्रिटेन। ये फ्लैग है ग्रेट ब्रिटेन। पोर्चुगल बोलता रहे भाई ब्रिटेन प्लीज हेल्प मी, तो ब्रिटेन, ब्रिटिशर्स फोकट में कुछ नहीं करते हैं। यही तो इनकी फितरत को समझाना है आपको। व्हाट डिड ब्रिटेन से टू पोर्चुगल? आपके पास जो प्रिंसेस कैथरीन है ना, किसके पास? पोर्चुगल के पास। पोर्चुगल की जो बहुत खूबसूरत प्रिंसेस कैथरीन, आप शादी करा दीजिए हमारे प्रिंस चार्ल्स द सेकंड के साथ, और देखो आप बेटी वाले हो, हम बेटे वाले हैं, तो कुछ दहेज तो बनता ही है।
तो दहेज में क्या मिला उन्हें ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दहेज में मिला बॉम्बे, सदर्न बॉम्बे के कुछ लेस इनहैबिटेड, जहां पर कोई लोग नहीं रह रहे थे, खाली पड़ा हुआ था। इमेजिन करो, कहानी हो रही है पोर्चुगल की, कहानी हो रही है स्पेन की। पोर्चुगल मदद लेने जाता है इंग्लैंड के साथ, और इंग्लैंड, ब्रिटेन 1663 में ये कल्पना कर रहा है, आज से 400 साल पहले की बात बता रहा हूं, वो दूर बैठे बैठे ये कल्पना कर रहा है कि मुझे भारत में एंट्री मिल जाए बस। दोस्तों ये समझने की बात है, कैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड नजर गड़ाए रखी थी हमारे देश पर। हम क्या गरीब थे इसीलिए क्या वो नजर गड़ा रखे थे? अरे हम पैसे वाले थे, वो डकैत थे। उनका नियत साफ नहीं था। उनके पास क्या था? उनको ये दिख रहा कि इस देश में बहुत पैसा है, इस देश में हमें घुसना है, और ले लिया सदर्न बॉम्बे दहेज में। क्योंकि पोर्चुगल 150 साल में सदर्न बॉम्बे, गोवा पर काफी हद तक अपना कब्जा जमा लिया था। पोर्चुगल भी आया था भारत में ट्रेड करने के लिए, बट पोर्चुगल 150 साल तक इंडिया में ही था। तो इंग्लैंड 1663 में सदर्न बॉम्बे में घुस चुका है। आगे देखिए क्या होता है। प्रिंस कैथरीन ऑफ पोर्चुगल का विवाह हो गया है प्रिंस चार्ल्स द सेकंड ऑफ इंग्लैंड। नजर है भारत देश पर। पोर्चुगीज और इंग्लैंड अब तो भाई दोस्त हैं हम लोग। बस देखो, साथ में बैठे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अब पोर्चुगीज का उंगली पकड़कर ब्रिटेन घुस गया हमारे देश पे। अब क्योंकि पोर्चुगीज के मदद से ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्चुगीज ने इंडियन राजा को इंट्रोड्यूस किया कि अरे ये हमारे संबंधी है, हमारे रिलेटिव है। जैसे हम 150 साल से आपके साथ काम कर रहे हैं, आपको कोई शिकायत है हमसे? नहीं नहीं, आप लोग तो बहुत अच्छे इंसान हो। अब आया है भारत देश में सांप, आस्तीन का सांप अब आ रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी, चमचे, चापलूस और चमचागिरी, चापलूसी गिरी, और जो बार बार हम सुनते हैं द ग्रेट वर्ड डिवाइड एंड रूल। अब समझाएंगे आपको डिवाइड एंड रूल, क्योंकि भारत के राजाओं के बीच में कुछ मतभेद तो रहती थी। इन्होंने, कुछ नहीं था इनके पास, भिखारी कंगाली थे, मगर एक चीज था उनके पास, ओवर कॉन्फिडेंस, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियोरिटी ईगो। कई बार ऐसा होता ना, जिसके पास कुछ नहीं होता, जो हम इंडिया में बोलते हैं थोता चना बाजे घना, इंग्लैंड में या इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्टी वेसल्स साउंड्स मच। कुछ नहीं था, नजर थी हमारे देश पर, बट हम गोरे हैं, हम जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे, हम जो करते हैं वो सही करते हैं। वो अपने आप को ऐसा सुपीरियर प्रेजेंट किए कि उस सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से आज तक हमारा देश उभर नहीं पाया। ये दोस्तों समझना होगा, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक बिजनेस कंपनी थी, धीरे धीरे देश पे कब्जा हो रहा था। वेस्ट बंगाल, आज हम जिसे जानते हैं बंगाल होता था उस समय, बंगाल के राजा सिराजुद्दौला, कुछ मतभेद हुई और बंगाल के राजा ने कहा, अये चलो आओ झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, कौन हो तुम? उसने पहली बार ये क्वेश्चन किया कि कौन हो तुम, और हुआ घमासान युद्ध। युद्ध स्थान था पलाशी, पलाशी जगह का नाम था पलाशी। बट क्योंकि अंग्रेजों को बोलना नहीं आता था, हमारे देश की बातें, हमारे देश के स्थान नहीं बोल पाते थे, तो वो कहते थे प्लासी प्लासी। और आज हम भी पढ़ते हैं द बैटल ऑफ प्लासी, क्योंकि हमें इन्फ्लुएंस है अंग्रेजों का। वी फील कि अगर हम ठीक से प्लासी नहीं बोल पाते हैं तो हमारे दोस्त हमारा मजाक उड़ाएंगे।
ये है 400 साल पुराना कि वी आर सुपीरियर। आज के दिन में अगर अच्छा अंग्रेजी बोल रहता हूं तो ऐसा लगता कि देखो ये इंग्लिश मैन है। ये आया है हमें विरासत में, 400 साल से गुलामी करते करते ये मिला है दोस्तों, हमें छोड़ना होगा इसे। बैटल ऑफ प्लासी होना चाहिए बैटल ऑफ पलाशी। पलाशी है जगह का नाम। क्या हुआ यहां पर? घमासान युद्ध हुआ बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड द बंगाल किंग सिराजुद्दौला। बैटल ऑफ प्लासी से हुआ क्या? ब्रिटिशर्स ने ये जमा दिया कि देखो हमें हल्के में मत लो, हम आ गए हैं। और जैसे मैंने इस बंगाल के राजा को धूल चटाई है, हमसे अगर टकराओगे तो तुम्हारा भी ये हाल होगा। आपको क्या लगता है हमारे देश के राजा क्या नपुंसक थे? नहीं, धीरे 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 उन्हें समझ में आने लगा था, बट वो धीरे धीरे भी लगा 100 साल। 1757 के बाद द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जिसे हम पढ़े हैं हिस्ट्री में, दैट वाज इन 1857। 100 साल लग गया था। मगर उससे पहले ब्रिटेन धीरे धीरे अपना कब्जा जमा चुका था। ब्रिटेन अपना रूल चालू कर दिया था कि देखो मैंने बंगाल के राजा को हरा दिया है। ये देखो हमारे देश के लोगों को ऐसे पेड़ों पे चढ़ा दिया गया है। अत्याचार स्टार्ट हो गया दोस्तों। उस दिन भी हम परेशान थे क्योंकि हम एक दूसरे का मदद नहीं कर रहे थे। आज भी हम परेशान हैं क्योंकि आज भी हम एक दूसरे का मदद नहीं करना चाहते। British rule which lasted for about 200 years. 1757, 1947.
1757 टू 1947 होता है 190 साल, बट रूल तो मोटा मोटी अनऑफिशियली पहले से ही शुरू हो गया था, पहले से ही उनकी बुद्धि शुरू हो गई थी। पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। हमारे ही देश के राजा दूसरे देश के राजा से लड़ रहे थे, हमारे ही देश के राजा दूसरे प्रांत के राजा से लड़ रहे थे। इनका मोटिव क्या था? जैसे मैंने अभी आपको कहा, मुगल सल्तनत भी थी, अकबर भी था हमारे यहां पर, बट अकबर बस गया था। अकबर को लगता था कि अब मैं भले ही बाहर से आया हूं, बट मैं भी भारतीय हूं। ये भावना कभी भी इन ब्रिटिशर्स ने नहीं दिखाया। ब्रिटिशर्स ने रिवर्स किया, हम इंग्लिशमैन हैं, तुम, कहा जाता है इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड। जस्ट इमेजिन क्या सुपीरियोरिटी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, और वो सक्सेसफुली दिखाएं। और उनकी सुपीरियोरिटी से कुछ चंद लोग जो पैसे वाले थे, वो अपने आप को बहुत अच्छा मानते थे कि देखो मैं अंग्रेज अफसर के साथ उठ बैठ कर रहा हूं। और अंग्रेज अफसर के साथ उठ बैठ करने के चक्कर में वो अपने ही भाइयों के साथ दगा कर रहा था। ये होता है एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का फीलिंग का मजा, ईगो जिसे हम कहते हैं। ईगो जब सेटिस्फाई होता है, आपको लगता है, आपको एक भ्रम पैदा हो जाता है दोस्तों। अब आपको लग रहा है कि वाह जी वाह, मैं तो अंग्रेजों के साथ उठ बैठ कर रहा हूं। हमारी संस्कृति ऐसी थी कि जहां हम बहुत ज्यादा घुल मिलते नहीं थे बाहर वालों के साथ, बट कुछ लोग जो पैसे के दम पर अंग्रेज के साथ मिलकर स्कीम बनाते थे कि चलो तुम्हारे पास पैसा है, तुम इंटरेस्ट पे पैसे दो किसानों को और उनसे लगान वसूली करो। ये हम पढ़ेंगे आगे, क्योंकि हमारे देश के लोग अंग्रेजों के साथ मिल गए थे, इसीलिए हमारा देश बद से बदतर होते चला गया। जो देश सोने की चिड़िया थी, वो देश बन गया कि खाने को भी दाना नहीं है। भूखमरी फैल गई, फैमिन्स आ गए, सूखा पड़ गया, हेजा फैल गया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अमीर लोग जो थे वो अपने अमीरी के नशे में थे, और गरीब मरते जा रहे थे, मरते जा रहे थे। आज भी सिचुएशन वही है, दुख से कहना पड़ता है। सो मोटिव क्या था ब्रिटेन का कि यस, हमें इंग्लैंड को रईस बनाना है, इस देश को नहीं। अब आप कहेंगे नहीं नहीं, ब्रिटेन के कारण, ब्रिटिशर्स के कारण हमें इंडियन रेलवेज मिला। अब आप कहेंगे कि बहुत सारा मॉन्यूमेंट्स बना। दोस्तों, कलकत्ता वाले कहेंगे विक्टोरिया मेमोरियल बना। अरे भाई साहब, विक्टोरिया मेमोरियल बना, मजदूर तो हमारे देशवासी थे, पैसा तो हमारा देश का लगा था। और वो विक्टोरिया मेमोरियल जो बना, वो इंग्लैंड की रानी साहिबा आएंगी तो उनको खुश करने के लिए बनाया गया था दोस्तों। उस चीज के लिए आज हम खुश हो रहे हैं। दुख का बात यह है, अगर आप समझो कि मैं एक राजा हूं, मेरे पास कोई कमी नहीं है, और अंग्रेज मेरे घर पे आके कहते हैं कि देखो जी, हम दावत खिलाना चाहते हैं आपको, हम सोने की थाली में खिलाना चाहते हैं आपको, और सोने की थाली में उन्होंने खिलाया क्या? जहर। मैं तो मर गया, मेरे सारे धन संपत्ति उन्होंने लूट लिया। किस्मत से समझो कि वो सोने की थाली रह गई, पूरा हीरा सब कुछ तो ले गया, सोने की थाली अगर रह भी गई तो 100 साल बाद, 200 साल बाद हम इतने गरीब हो चुके हैं कि वो सोने की थाली देखकर हमें लग रहा, अंग्रेज कितने अच्छे थे, सोने की थाली छोड़कर गए हैं। नहीं नहीं, अंग्रेज बहुत अच्छे थे। अरे भाई, क्या ले गए हैं उसका हिसाब मैं आपको बनाऊंगा, उसका हिसाब अंग्रेज के लिखे हुए दस्तावेज दिखाऊंगा कि वो क्या ले गए हैं, तब समझ में आएगा। मैं आपको रीड करवाऊंगा, या हमारे एलएमएस में वो लिंक ऑलरेडी डली हुई है, वो लिंक एक बार जरूर पढ़िएगा दोस्तों, जब भी टाइम मिले, तब समझ में आएगा कि वो क्या लेकर चले गए हमसे। और आज हम बहुत खुश होते हैं, आओ जी लंदन चलते हैं हनीमून मनाने। ओ माय गॉड, लंदन इज सो गुड। विश्वास करो, वो लंदन जो इतना गुड है वो हमारे पैसों से ही बना है। सो फील प्राउड अबाउट इट। ये सोचो कि लंदन लंदन नहीं है, हमारे पैसों से जो है वो लंदन बना है।
अगर आज हम अपने पैसे को ठीक तरीके से यूटिलाइज कर ले, वो जो मशीनरी ब्रिटेन ने बना के गई थी, ब्रिटेन की जो मशीनरी थी, ब्रिटेन के जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, आप पढ़ोगे इस इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 में, मैं आपको चैप्टर 1 से रिलेट करा रहा हूं। एडवांटेजेस ऑफ ब्रिटेन, एडवांटेजेस ऑफ ब्रिटिश रूल, चैप्टर में लिखा हुआ है कि ब्रिटेन ने दिया आपको एडमिनिस्ट्रेशन, वो एडमिनिस्ट्रेशन हमारे नेताओं के काम में आया। ये एडवांटेज नहीं है दोस्तों, दुख के साथ कहना पड़ रहा है। ब्रिटेन ने क्या एडमिनिस्ट्रेशन दिया? ब्रिटेन ने एडमिनिस्ट्रेशन दिया लूटने का, कैसे 2 हाथ से लूट सकते हो। ब्रिटेन ने जुडिशरी दिया, वैसा जुडिशरी दिया जहां पर आपको इंडियन को न्याय ना मिल सके। वही जुडिशरी आज भी चल रहा है। हम और आप न्याय के लिए सर पटक लेते हैं, इंसान ऊपर पहुंच जाता है, न्याय नहीं मिलता है। सिस्टम को चेंज करना होगा। तो ये जो ऑथर साहब जो लिख रहे हैं कि ब्रिटेन की एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे इंडियन पॉलिटिशियन को मिला, ये एडवांटेज था। ये एडवांटेज सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए था, देश की जनता के लिए एडवांटेज नहीं था दोस्तों। लॉर्ड माउंटबैटन ग्रीट्स पाकिस्तान, मिस्टर जिन्ना रीअफर्म्स फ्रेंडशिप विद ब्रिटेन। कमाल की बात है, इन्होंने 200 साल तक रूल किया, इनसे झगड़ा करके आज़ादी लिए, बट दोस्ताना अभी तक खत्म नहीं हुआ है। करिए भाई। नेशन वेक्स टू न्यू लाइफ, मिस्टर नेहरू कॉल्स फॉर बिग एफर्ट फ्रॉम पीपल। चलिए, दिखा दिया हमने आपको देश की आज़ादी का न्यूज़पेपर। 1947, इकोनॉमिक कंडीशंस 1947। मैंने अभी आपको क्या बताया? सब तो लूट के चले गए, बचा क्या हमारे पास? वो पढ़ना है। दुख का बात यह है, सिलेबस में ये अगर होता, क्यों लूट के चले गए, कैसे लूट कर चले गए, वो सब सिलेबस में नहीं है दोस्तों। आइए, नेहरू जी कहते हैं इंडिया बिकेम अ पैसिव एजेंट। पैसिव एजेंट को समझाएंगे आपको, क्योंकि एग्जामिनेशन पे आपको लिखना है इंग्लिश में, राइट? इंग्लिश मीडियम में पढ़कर खुश हो रहे हैं ना भाई हम लोग, तो पैसिव वर्ड को नहीं समझते हैं। भावनाओं को समझ रहे हैं हम, आप मेरे भावनाओं को समझ रहे हो, नॉलेज है आपके पास, बट अंग्रेजी फिर आ गई आपको लंगड़ी मारने। अंग्रेजी शब्द नहीं समझ पा रहे हो तो लोग समझते हैं कि आप बेवकूफ हो, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन का नंबर बताएगा कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। ये सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं। तो आइए पैसिव एजेंट समझाते हैं आपको। पैसिव एजेंट, पैसिव स्मोकिंग सुना आपने? कोई और स्मोक कर रहा है, वो एक्टिव स्मोक कर रहा है, धुआं आपके पास जा रहा है, उसे कहते हैं पैसिव। तो आप पैसिव स्मोकर बन जाते हो। आपकी एक्टिविटी कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, फिर भी नुकसान आपका हो रहा है। वैसे ही हमारे भारत का तो कोई पोजीशन ही नहीं था कुछ कर ले, क्योंकि वो गुलाम था। तो भारत पैसिव एजेंट बना। किस चीज का एजेंट बना? इंडस्ट्रियलाइजेशन का। 1947 में देश आजाद हुआ, बट आपको ये बताना चाहता हूं, मैसिव इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी 1850s के बाद। 1850-1900 के दशक पे वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्रीज आना चालू हुआ था। इंडिया जो एक्सपोर्ट करती थी, हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट करती थी। इंडियंस घर बैठे बैठे काम करते थे, 1-to-1 बेसिस पे काम होता था, मास प्रोडक्शन नहीं होता था। फैक्ट्री आने से हुआ मास प्रोडक्शन। जो आज हम जी रहे हैं, फैक्ट्रियों के बदौलत जी रहे हैं। एक रीबॉक का टी शर्ट ऑल ओवर इंडिया सेम डिजाइन, सचिन तेंदुलकर पहन रहा है तो हमें भी पहनना है। बट पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले घर पे बैठे बैठे लोग काम करते थे, और कारीगरी इतनी अच्छी हुआ करती थी हमारे देश की कि वर्ल्ड वाइड जाता था। एक अंगूठी से सिल्क का क्लॉथ निकल जाता था। इतनी महीन बुनाई हुआ करती थी कि इंडिया का महीन बुनाई इस कदर है कि जस्ट अ क्लॉथ ऑफ कितने मीटर्स मुझे नहीं पता है, दैट कैन पास थ्रू अ रिंग। ये थी क्वालिटी इंडिया की। सो नेहरू जी कहते हैं इंडिया बिकेम अ पैसिव एजेंट, मतलब एक्टिव एजेंट नहीं बन पाए।
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जब इंडस्ट्रीज पूरे वर्ल्ड वाइड लग रही थी, हमारे देश में भी इंडस्ट्री लगना चाहिए था, बट ब्रिटेन जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन था? गवर्नमेंट होता है बाप, जैसे घर पे पिताजी का फर्ज होता है कि बच्चों को ठीक से रखे, तो ये गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ब्रिटेन की थी। ब्रिटेन जो ऐसा बाप था जिनको अपने बच्चों से कोई मतलब नहीं था, इंडियंस को उनसे कोई मतलब नहीं था, हम सौतेले बच्चे थे, उनके अपने बच्चे थे इंग्लैंड वाले। एक भी फैक्ट्री उन्होंने नहीं लगाई, अगर कुछ लगाया भी तो उनके पर्सनल स्वार्थ के कारण लगाया। अब आप बोलोगे रेलवेज, मैं वापस से आ रहा हूं, अरे रेलवेज इसलिए लगाया कि ट्रांसपोर्टेशन हो सके, टेलीग्राफ इसलिए आया, पोस्टेज एंड कम्युनिकेशन इसलिए आया कि ब्रिटेन से कम्युनिकेशन हो सके। प्रूफ चाहिए आपको, मुझे मालूम है आप यकीन नहीं करोगे। रेलवेज को कनेक्ट किया गया पोर्ट्स के साथ कि बाहर से सामान आएगा पोर्ट से, फटाफट रेलवे में जाएगा। आइए, नेहरू जी कहते हैं पैसिव एजेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। कुछ नहीं कर पाए हम लोग, पैसिव एजेंट है, एक्टिवली नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, हम सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लायर है जी। हमारे देश में जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल जाएगा ब्रिटेन में, और ब्रिटेन से बनकर आएगा फिनिश्ड गुड्स। जो गुड्स हम अपने देश में बना सकते हैं नहीं बनाएंगे, फॉरेन कंट्री जाएगा। हमारा कॉटन शर्ट यहां बन सकता है, बट नहीं, कॉटन बाहर जाएगा, वहां से बनकर आएगा। कैपिटल गुड्स की फैक्ट्रियां होनी चाहिए, वो हमारे देश में नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और नेहरू जी कहते हैं इंडिया बिकेम अ पैसिव एजेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, सफरिंग ऑल इट्स इल्स विथ हार्डली एनी एडवांटेजेस। कोई एडवांटेज नहीं मिला। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट देश का। 1947 इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या सिचुएशन था? कॉलोनियल इंडिया एक कॉलोनी बन गई थी, ब्रिटिश की कॉलोनी, और उनका क्या मकसद था? उनका मकसद था, देखिए आप स्क्रीन पर देखिए, पढ़िए, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, आप पढ़िए, मैं चुप रहूंगा 2 मिनट। प्रोटेक्शन and promotion of their home country rather than the development of Indian economy. Indian economy मतलब, जैसे हमने पहला डेफिनेशन दिया था कि इकोनॉमी मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंडिया में कोई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से मतलब नहीं है। इंडियन लेबर्स, इंडिया को लेबरर बना दो, उनसे गुलामी कराओ। एग्रीकल्चर वॉज द मेन बिजनेस, मेन ऑक्यूपेशन, बिजनेस नहीं बोलना चाहिए, मेन ऑक्यूपेशन। 75 to 80% इंडियंस वर डूइंग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर करते थे कि भाई चलो राइस, वीट, बाजरा, मिलेट्स ये हम उगाएंगे और शांति से खा के सो जाएंगे। उस जमाने में ये पेपे जीन्स ये सब नहीं हुआ करता था। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, नो नो नो, खुद मेहनत करेंगे, किसान खुद मेहनत करता था और किसान खा के आराम से सो जाता था। सो दे वर इंटरेस्टेड इन प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर ओन कंट्री। ये हमने पहले भी पढ़ाया है। ये मीटिंग जो हो रही है, आपको क्या लग रहा है, ये मीटिंग क्या भारत देश का नेशनल इनकम कैलकुलेशन का बात हो रहा है? जैसे कि गवर्नमेंट होती है पिताजी, आज मैं कितना पैसे कमा रहा हूं, मेरी कमाई के अनुसार ही तो मेरे बच्चे का भविष्य तय होगा। These people were not interested in calculating the national income of India. National income, भारत का क्या आमदनी है, इससे कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि इनको भारत से कोई मतलब नहीं था। बट कुछ लोग ऐसे थे जिनको भारत से बहुत मतलब था, और वो ये स्टैटिस्टिक्स ये निकालना चाह रहे थे कि देखो अंग्रेज, देखो, वो एक रिपोर्ट बनाना चाह रहे थे ताकि अपने देशवासियों को दिखा सके कि जब से ये अंग्रेज हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, हमारा हालत कितना खराब हो गया। अगर हमारे दादाजी 4 रोटी खा के सोते थे तो हमारे पिताजी 2 रोटी खा के सो रहे हैं। आज ऐसा आलम है कि मैं आधा रोटी खा रहा हूं और कल मेरे बच्चों को रोटी नसीब नहीं होने वाला है। ये था सिचुएशन। ये सिचुएशन पढ़े लिखे लोग नेशनल इनकम निकाल के बताना चाह रहे हैं।
पर कैपिटा इनकम निकाल के बताना चाह रहे। पर कैपिटा इनकम मतलब एक एक भारतीय, जितना भी जगह है, डिवाइड बाय द पॉपुलेशन, एक भारतीय का क्या आमदनी है, वन इंडियन, वो कितने पैसे कमा रहा है। अगर मेरा बच्चा पैसा नहीं कमा पा रहा है, इसका मतलब दोष मेरे अंदर है। मैंने उसे सही परवरिश नहीं दी, सही स्कूलिंग नहीं दिया, सही ज्ञान नहीं दिया, मैं कुछ नहीं कर पाया अपने बच्चों के लिए। मुझे शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। अंग्रेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम पिताजी है। गवर्नमेंट मतलब क्या है दोस्तों, मैं लिंक कराना चाह रहा हूं। आज का मॉडर्न प्राइम मिनिस्टर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, उसे हमें क्या देखना चाहिए? हमें देखना चाहिए पिताजी के दृष्टि से। जैसे पिताजी घर पे अपने बच्चों को संभालता है, वैसे ही देश का प्राइम मिनिस्टर देश को अपना बच्चा समझ के देश को संभालता है। तो ये प्राइम मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंट, ये जो अंग्रेज जब तक थे 1947 तक, इन्हें कोई मतलब नहीं था हमारे देश से। कोई नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं किया इन्होंने। मगर आइए मैं आपको मिलाता हूं इन लोगों से। ये कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोशिश तो की, कोशिश करके अंग्रेजों को बताना चाहते थे कि देखो तुम लोग हमारे देश को कितना लूट चुके हो, अब तो जाओ, बहुत हो गया, अब हम हमारा देश खुद चलाना चाहते हैं, अब तुम लोग जाओ। दादा भाई नौरोजी, आरसी देसाई, VKRV राव, ये कुछ हमारे देश के इकोनॉमिस्ट थे उस जमाने के। और भी अंग्रेज में भी कुछ लोग थे, विलियम डिग्बी और फिंडले शिराज, इन्होंने भी हेल्प किया। क्या निकाला गया? दादा भाई नौरोजी, ही प्रिपेयर्ड द फर्स्ट एस्टिमेट ऑन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम इन 1876 फॉर द ईयर 1867 एंड 68। और क्या एस्टिमेट था, जानकर हैरान हो जाओगे। नेशनल इनकम टू बी ₹340 करोड़ ओनली। उस समय देश के आबादी का अगर हम बात करें तो लगभग 25 करोड़ के करीब था। इसके कैलकुलेशन के हिसाब से जाएंगे तो 17 करोड़ बता रहा है। एंड पर कैपिटा इनकम टू बी ₹20। एक इंसान, एक भारतवासी का इनकम था 20 रुपए। और ये पूरे डिटेल आपको कहाँ मिल सकते हैं? आज भी ये पुस्तक, आज भी ये किताब मौजूद है, जिंदा है, चाहो तो झांक लो। कहाँ झांकना है सर? बुक का नाम है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पर कैपिटा इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है, स्क्रीन पर है दोस्तों। मेजर्स द एवरेज इनकम earned per person in a given area, city, region, country in a specified year. Per capita income और average income। तो average income एक भारतीय का 20 रुपए आया, 340 करोड़ 20 रुपए। VKRV राव ने भी कैलकुलेशन किया, जिन्होंने और साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेट किया 1931-32 में, जहां इन्होंने नेशनल इनकम बताया 1689 करोड़ और पर कैपिटा इनकम बताया 62 रुपीज। सो 1876 के बाद 1931, लगभग 50 साल बाद 20 रुपए से हालत आया है 62 रुपए तक। इन्फ्लेशन वगैरह ऐड करोगे तो देखोगे कि ये 20 रुपए से और नीचे ही हम पहुंचे हैं, ऊपर नहीं पहुंचे। अगर 5,000 रुपये आप मेरे को आज देते हो और यही 5,000 रुपये मैं आपको 50 साल बाद दूं, तो वो 5,000 का क्या वैल्यू रह जाएगा दोस्तों? याद करो, बचपन में 2 रुपए का आप समोसा खा लेते थे, आज वो समोसा हो गया 15 रुपए का। सो मनी वैल्यू, ये सब आप आगे पढ़ोगे। चलिए अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं। सम नोटेबल इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेटेड इंडियाज पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, व्हाट वर देयर एस्टिमेट्स? मैं आपको भावना बता सकता हूँ, भावना समझा सकता हूँ, भावना पे आप समझिए चीज़ों को। ये रटने वाला काम जो है ये आपको करना है। पर कैपिटा इनकम क्या, ये मैंने आपको समझा दिया। नेशनल इनकम क्या, ये हमने आपको समझा दिया। 1876 में नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने निकाला था,
और VKRV राव ने बाद में निकाला, तो ये नाम याद रहेंगे आपको।